अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई की आज तीसरी रात है और रात के पहले हिस्से में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जो कुछ दोनों तरफ से हमले हुए हैं, उसकी मुकम्मल तफसील लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सीधे सीधे हम ख़बरों को जानते हैं कि क्या कुछ दोनों मुल्कों की तरफ से दावा किया गया है। इसराइल ने यह दावा किया है कि उसने ईरान पर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हमला किया है और ईरान में 10 ठिकानों को उसने निशाना बनाया है, जो ठिकाना आर्मी का है, इंटेलिजेंस का है, पुलिस का है। तो इस तरह ईरान के मज़ीद 10 ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में कहा है कि अमरीका और इजराइल ने अपने मुश्तरका हमले में ईरान के 49 से ज़्यादा लीडरों को हलाक कर दिया है, मार दिया है। उधर ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का असली चेहरा पेश करते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल ने पिछले 3 दिनों की लड़ाई में ईरान के 9 अस्पतालों पर हमला किया है, 9 मेडिकल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है। उनमें से 5 हॉस्पिटल ईरान की राजधानी तेहरान में हैं और 4 हॉस्पिटल दूसरे शहरों में हैं। और किसी भी हॉस्पिटल पर हमला करना, अस्पताल को निशाना बनाना इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी है। कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल है महात्मा गांधी के नाम पर, उस हस्पताल पर भी इसराइल ने हमला किया है और उस हस्पताल को भी तहस नहस कर दिया है। उधर ईरान ने एक वीडियो शाया करके बताया है कि उसने इसराइल के USMQ-9 ड्रोन को मार गिराया है और ये जो ड्रोन है इज़राइल का बहुत पावरफुल ड्रोन कहलाता है, बहुत ताकतवर ड्रोन कहलाता है। लेकिन ईरान ने इज़राइल के इस ड्रोन को मार गिराया है और अब तक तकरीबन 21 से ज़्यादा ड्रोन को ईरान की एयरफोर्स ने मार गिराया है। भले ही ईरान की एयरफोर्स कमज़ोर है, इज़राइल और अमेरिका की एयरफोर्स से उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ईरान की एयरफोर्स भी लगातार इज़राइल के ड्रोन को और उसके जंगी जहाज़ों को गिरा रही है। आज दिन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुवैत में अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ को, 3 फाइटर प्लेन को, जो F-13 है, बहुत ताकतवर और अहम जंगी जहाज़ माना जाता है, उसको ईरान के मिसाइलों ने मार गिराया और एक अमरीकी आर्मी मुश्किल में फंस गया था, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। वो हसरत भरी निगाहों से अपने जहाज़ की तरफ, अपने असासों की तरफ देखते हुए कह रहा था कि देखो मेरा जहाज़ जल रहा है, मैं मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। इधर अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से बड़ी ख़बर सामने आ रही है। दरअसल स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ऑफिशियली ईरान ने बाज़ाब्ता इसका ऐलान कर दिया है और इस दौरान ईरान ने एक ऑयल टैंकर पर हमला भी किया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में, और वो जो ऑयल टैंकर है वो अमेरिका का है। कल भी ईरान ने अमेरिका के 2 और 1 यूके के ऑयल टैंकर पर हमला किया था और उस हमले के बाद ही अमेरिका ने इंग्लैंड को इस जंग में शरीक होने की दावत दी थी, लेकिन इंग्लैंड ने इस जंग में शरीक होने से इनकार कर दिया है। अपना फ़ौजी अड्डा भी इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को उसने अलाउ नहीं किया है और आज अमेरिका के एक और ऑयल टैंकर पर ईरान की आर्मी ने हमला कर दिया है। उधर कतर ने यह दावा किया है कि कतर ने ईरान के 2 फाइटर प्लेन को मार गिराया है। दरअसल कतर में अमेरिका का फ़ौजी अड्डा पाया जाता है और ये सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का फ़ौजी अड्डा है। बेशुमार अमेरिकी फाइटर, अमेरिकी जेट और अमेरिकी आर्मी वहाँ पर मौजूद है और उसको निशाना बनाने के लिए ईरान ने अपने 2 फाइटर प्लेन को भेजा था, लेकिन कतर ने उन दोनों जहाज़ों को मार गिराया है। ये कतर की तरफ से दावा किया गया है। उधर कुवैत में एक और हलाकत हो गई है और इस मरतबा जो हलाकत की खबर सामने आ रही है एक नेवल ऑफिसर के बारे में। जो नेवी का ऑफिसर है कुवैत का, वो ईरान के हमले में मारा गया है और ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एसेट्स को, अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। नेवी के अड्डा को तबाह कर दिया है, एयरफोर्स के अड्डा को और आर्मी के अड्डा को तबाह कर दिया है और कुवैत को, यानी कुवैत में मौजूद अमेरिकी असासों को ईरान ने यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उधर एक खबर यूएई से आ रही है कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक फ्यूल टैंकर पर आकर के मिसाइल गिरा है और आग भड़क उठी है। इसका नाम है मुसफ़ा फ्यूल टैंक।
تو وہاں پر آ کر کے میزائل گرا ہے، آگ بھڑک گئی ہے، اور یو ای بھی لگاتار ایران کی زد میں ہے۔ یو ای کا پورا ایئرپورٹ بند ہے، جو خبریں لگاتار آپ سن رہے ہیں۔ ادھر ایرانی میڈیا کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر ایک اور خطرناک حملہ کیا ہے اور اسرائیل کو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دراصل اسرائیل میں جو کمیونیکیشن کمپلیکس ہے، جو وار روم ہے، جہاں سے پوری لڑائی کو، پوری جنگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، پاسداران انقلاب نے اس وار روم پر، کمانڈ اینڈ کنٹرول پر، کمیونیکیشن کمپلیکس پر حملہ کر دیا ہے، اور اس حملے کے بعد وہاں بڑی تباہی دیکھی گئی ہے، بربادی دیکھی گئی ہے، اور پورا جل کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے پوری شدت کے ساتھ میزائلوں کی برسات کر رکھی ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل بھی لگاتار ایران پر حملے کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے بھی ایران پر مزید حملے کی دھمکی دی ہے۔ ادھر امریکہ کی آرمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گلف آف عمان میں ایران کے تمام جہازوں کو سمندر میں غرق کر دیا ہے، اور ایرانی نیوی کو، ایران کے بحری بیڑا کو گلف آف عمان میں امریکہ نے تباہ کر دیا ہے، ایسا امریکہ کا دعویٰ ہے۔ اور ایران کی طرف سے اس خبر کے بارے میں کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ابنائے ہرمز کو بند کرنے کے بعد دنیا بھر میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور یورپ میں گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ 50% بڑھ چکی ہے، کیونکہ یورپ کو گیس کی سپلائی سب سے زیادہ قطر سے ہوتی ہے، اور ابنائے ہرمز کے بند ہو جانے کی وجہ سے قطر نے یورپ کے دیشوں کو گیس کی سپلائی بند کر دیا ہے۔ اور جیسے ہی گیس کی سپلائی بند ہوئی ہے یورپ کے دیشوں کے لیے، خواہ وہ انگلینڈ ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، اٹلی ہو، دوسرے ممالک ہو، وہاں گیس کی جو قیمت ہے 50% سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تیل یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پہلے ہی دنیا بھر میں بڑھ چکی ہے، کیونکہ ابنائے ہرمز پوری دنیا کے لیے 20% سے زیادہ تیل اور گیس کی گزرگاہ ہے۔ گیس ایران کے ذریعے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، اور ایران اس وقت حالت جنگ میں ہے، تو وہاں سے گیس کا کہیں جانا ابھی پوسیبل ہی نہیں ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے، جس طرح اسرائیل کے مختلف علاقوں کو ایران نے تباہ و برباد کیا ہے، مختلف عمارتوں کو زمین دوز کیا ہے، تو ان حملوں کی وجہ سے اسرائیل میں اب تک 960 سے زیادہ اسرائیلی شدید زخمی ہیں، ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، ان کا علاج جاری ہے، اور ان میں سے زیادہ تر کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ یہ خبر ٹائمز آف اسرائیل نے بھی شائع کی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کا جو سوشل میڈیا ہے وہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 200 سے زیادہ کی ان میں ہلاکت ہو چکی ہے، اور مزید مرنے کے کگار پر ہے، کیونکہ بیت شمس میں، تل ابیب میں، حیفا میں اور نارتھ اسرائیل پر ایران کا کل رات کا جو حملہ تھا بڑا ہی تباہ کن خطرناک تھا، اور ابھی تک اسرائیل کو اس کے اثرات کا، نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کا صدر وہاں دیکھنے گیا تھا، وہ رو پڑا اور کہا کہ ہماری جنریشن اس حملے کو نہیں بھول پائے گی، ہم نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اس حملے کے ذریعے۔ اور اس رات میں بھی ایران نے اسرائیل کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے دفتر پر حملہ کیا ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے، اور خیبر میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن اس حملے میں اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو بال بال بچ گیا۔ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کام کیا، اور اس مرتبہ بنجامن نتنیاہو بچ گیا، وہ ہلاک نہیں ہو سکا۔ ایران کی جو قدس فورس ہے، اس کے کمانڈر ان چیف نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ہمارا حملہ پہلے سے مزید سخت اور طاقتور ہوگا، اور دشمن اب اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم کسی کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ جن دیشوں کو، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ جا کر اپنے آپ کو بچا لیں گے، ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ جارڈن یعنی اردن میں امریکہ نے اپنی ایمبیسی کو بند کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ کو خطرہ ہے کہ اس کی ایمبیسی پر حملہ ہو سکتا ہے۔ کویت میں پہلے ہی امریکی ایمبیسی پر خطرناک حملہ ہو چکا ہے، اور وہ بند ہے۔ دوسرے ملکوں میں بھی امریکہ نے اپنے ٹاپ افسران کو کہا ہے کہ وہ ملک کو چھوڑ دے اور امریکہ چلا جائے۔ اٹلی نے اپنے شہریوں کو یو ای سے یعنی
दुबई से अबू ज़हबी से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। दुबई की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। इफ्तार का वक्त है और एक रेस्टोरेंट में लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और उसी दौरान इफ्तार के वक्त का ऐलान करने के लिए, इफ्तार के टाइम को बताने के लिए तोप की आवाज़ आती है और तोप की आवाज़ को सुनकर लोगों को ये लगता है कि मिसाइल आकर गिर गया है, बम धमाका हो गया है और पूरे होटल में, रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागने की कोशिश करते हैं, फिर उनको समझाया जाता है कि मिसाइल अटैक नहीं हुआ है बल्कि इफ्तार का वक्त बताने के लिए तोप खाने का इस्तेमाल हुआ है। फिर लोगों को सुकून आता है। तो इस तरह डर और खौफ का माहौल बना हुआ है और ईरान कह रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा, अपना हमला अमेरिका और अमेरिका के तमाम असासों पर, एसेट्स पर जारी रखेगा। ईरान ने एक बात की वजाहत भी की है। दरअसल आज दिन भर ये खबर चलती रही कि ईरान ने दम्माम में अरामको पर हमला कर दिया है। अरामको सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है ऑयल रिफाइनरी की, और ऑयल रिफाइनरी की जो फैसिलिटी है उस पर आज एक ड्रोन से हमला हुआ, वहां आग लग गई। अरामको को उसे बंद करना पड़ा और उसके बाद ही सऊदी अरब ने सख्त रिएक्शन दिया। कतर का रिएक्शन सामने आया और कहा कि जो तनसीबात है, जो ऑयल की फैक्ट्री है, उस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ हमला करके ईरान ने लिमिट को क्रॉस कर दिया है। और जब इस तरह का रद्द अमल सामने आया, फिर ईरान की तरफ से, ईरान की हुकूमत की तरफ से ये वजाहत सामने आई है कि सऊदी अरब के दम्माम में ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है, रास तनूर ऑयल रिफाइनरी पर, वो हमला ईरान ने नहीं किया है बल्कि वो हमला इसराइल ने किया है। और इसराइल ने यह फॉल्स हमला जानबूझ कर किया है ताकि उसका इल्ज़ाम लगाया जाए ईरान पर। फिर जो पड़ोसी ममालिक है, जो नेबर्स हैं, वो भी इस जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ शरीक हो जाएं और वो भी ईरान पर हमला शुरू कर दें। चुनांचे ईरान ने कहा कि ईरान की लड़ाई अपने पड़ोसियों से नहीं है, अपने नेबर कंट्रीज से नहीं है, बल्कि ईरान की लड़ाई अमेरिका और इजराइल से है। और ईरान सिर्फ अरब देशों में अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को, अमेरिका के एसेट्स को निशाना बना रहा है, उसके अलावा को ईरान हिट नहीं कर रहा है। उसके अलावा कोई भी इलाका, कोई भी एरिया ईरान के निशाने पर नहीं है। अमेरिकी सदर का कहना है 4 हफ्ते तक जंग जारी रहेगी। दूसरे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अमेरिका ज़्यादा लंबी जंग नहीं झेल सकता है। अमेरिकी अवाम इस जंग के ख़िलाफ़ है। ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल के चेयरमैन अली लारिजानी ने यह वाज़े कर दिया है कि ईरान ने पहले से लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, इसलिए ये जंग चाहे जितनी लंबी हो, अमेरिका और इजराइल का हमला जितना सख्त हो, हम लंबी जंग के लिए तैयार बैठे हैं। हम अपना कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं और ईरान में रिजीम चेंज का ख्वाब अमेरिका का कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को सुनते रहिए, देखते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर अहम तरीन अपडेट आपको मिलती रहे। आपको कैसी लगती है हमारी वीडियोस, कमेंट सेक्शन में लिखिए और आगे इस वीडियो को देखिए, इस पर अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है।
آپ جیسے چاہیں ملر ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے. اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے, بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے, اپنی سٹوری میں لگائیے اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے.